नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता, राज्य स्तरीय रोजगार सृजन समिति के अध्यक्ष हर्षवर्धन चौहान। हर्ष जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हर्ष जी, आपका ताल्लुक कांग्रेस परिवार से है। आपके पिता स्वर्गीय गुमान सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री रहे, 7 मर्तबा विधायक रहे और कभी हारे नहीं चुनाव। और आप भी 4 मर्तबा विधायक रहे, सीपीएस रहे और अब एक महत्वपूर्ण समिति की जिम्मेदारी आपके पास है। इन सब बातों पे आएंगे, कांग्रेस की राजनीति की भी चर्चा करेंगे, सरकार के कामकाज की भी चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले हमारे दर्शकों को बताइएगा अपने जीवन के बारे में, शुरुआत के बारे में, जन्म के बारे में और कैसे आप आगे बढ़ते रहे, शिक्षा दीक्षा के बारे में। मेरा जन्म जो है वो नाहन में हुआ है और मेरी शिक्षा शिमला में, स्कूल मेरा सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में हुआ है। उसके बाद मैं कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में ग्रेजुएशन की है। फिर हिमाचल यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ की है। मैं छात्र राजनीति में आ गया था, NSUI और यूथ कांग्रेस। ऐसी क्या बात है कि बहुत से नेता लॉ ग्रेजुएट ही होते हैं, कोई खास बात? मैं डॉक्टर बनने चला था। अच्छा। PMT दिया था। हाँ। PMT में मैं सफल नहीं हो पाया। उसके बाद मैं आर्ट्स में आ गया और स्टूडेंट्स टाइम से ही राजनीति से जुड़ा रहा। कॉलेज में भी छात्र संघ के चुनाव लड़े और CR रहा। और उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में आया और 1990 में मैंने पहला चुनाव लड़ा। उस चुनाव में मैं कामयाब नहीं हो पाया, मगर निरंतर फिर मैं जुड़ा रहा अपने चुनाव क्षेत्र से, अपने लोगों से। और 1993 में मैंने जब दूसरा चुनाव लड़ा तो मुझे हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटे उम्र का विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। फिर लगातार 98 में, 2003 में, 2007 में मुझे शिलाई की जनता की कृपा रही और मैं निरंतर 4 बार इस क्षेत्र से विधायक बना। आपने अपने पिताजी की विरासत संभाली, राजनीतिक विरासत संभाली। ये तो होता है कई बार के पिता विधायक हैं, मंत्री हैं, मंत्री थे, उसके बाद बच्चे आगे कोई न कोई निकल के आ जाते हैं। तो उनका आशीर्वाद आप मानते हैं कि आपने अपनी मेहनत भी कुछ की है कि आप इस तरह आगे आए हैं? राजनीति तो मुझे विरासत में मिली है जी। और मैंने राजनीति में उनसे बहुत कुछ सीखा है और उसके बाद अपनी मेहनत भी रही है। मेरे परिवार का भी सहयोग रहा है, मेरी मदर का, मेरी वाइफ का, मेरी फैमिली का भी सहयोग रहा है। आपका क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है, उत्तराखंड के साथ लगता है, बल्कि उस तरफ, सीमा के उस तरफ उत्तराखंड में वो तो जौनसार बाबर का इलाका लगता है जो ट्राइबल घोषित है। और आज तक आपकी लड़ाई जारी है कि इस तरफ के क्षेत्र को भी जनजातीय घोषित किया जाए। इतना पिछड़ापन क्यों रहा और आज भी वहाँ दिक्कतें क्यों हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि क्षेत्र को पिछड़ापन है। हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास हुआ है। चाहे ज़िला सिरमौर है, चाहे मंडी है, चाहे कुल्लू है, चाहे शिलाई विधानसभा क्षेत्र है, विकास हुआ है। आज मूलभूत सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के हर गांव में है और शिलाई के हर गांव में भी है। आज शिलाई का हर गांव सड़कों से जुड़ा हुआ है। आज प्राइमरी स्कूल से लेकर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक शिलाई चुनाव क्षेत्र के हर गांव में है। सड़कें हैं, स्कूल है, कॉलेज है। एक बात बताइए, आपके पिता 7 बार लगातार जीते, 4 बार आप भी जीते, सीपीएस रहे, लेकिन इस मर्तबा 2012 में ऐसा क्या घट गया कि आपकी लोकप्रियता कम हो गई और हार गए? चुनाव के तो 2 पहलू हैं, एक हार है, एक जीत है। और मैं तो धन्यवादी हूँ शिलाई की जनता का कि 4 बार लगातार मुझे जिताया है। ज़िंदगी में कभी ना कभी हार तो होगी। वो तो शिलाई तो आपके परिवार का अभेद्य दुर्ग रहा, मगर ऐसा होता है कि जब किसी को लंबा समय हो जाता है तो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता ही होता है। People sometimes try a new person, like ऐसा कुछ होता है। ये भी कारण रहा है। कैसे ये भी कारण रहा है। मगर इसके अलावा कहते हैं कि दुश्मन को कभी कमज़ोर ना समझो और चुनाव का जो एक तरीका है लड़ने का, वो भी समय के साथ बदल गया है। अब जो चीज़ें चुनाव में स्ट्रेटजी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल करना है। पैसे का भी रोल है? आज के चुनाव में है, आज के चुनाव में है।
पर ज़्यादातर लोग समझदार होते हैं, उनको लगता है कि कौन हमारे हित में है, कौन हमारे हित में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग स्वे कर जाते होंगे इस तरह। होता है, थोड़ा बहुत तो होता है, ये ऐसा नहीं है। मतलब आज हिमाचल की जनता बहुत समझदार है। आपने चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में कोई बदलाव देखा कि लोगों में कुछ लगा हो कि नहीं हमने गलत कर दिया था कुछ इस तरह से? नहीं, मुझे लगा है, लोगों ने को लगा है कि भाई हमसे गलती हुई है, और जो जनता का फैसला है वो मानना पड़ता है, सम्मानीय है। और राजनीति जो है मेरा कोई पेशा नहीं है, मैं राजनीति में सेवा करने की भावना से आया हूँ। और मैं एमएलए बनूँ या ना बनूँ, या मुझे कोई पद मिले या ना मिले, ये मेरी भावना नहीं है। मैं उसके हारने के बाद भी निरंतर क्षेत्र की सेवाएं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनको सरकार से उठाते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का भी। ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग है, बहुत लंबे अरसे से चली आ रही है, और हम मुख्यमंत्री से मिले हैं। और हिमाचल सरकार ने ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हिमाचल यूनिवर्सिटी को एक सर्वे करने के लिए कहा है। उसकी रिपोर्ट के बारे में हम मिले हैं कल मुख्यमंत्री, और उन्होंने कहा है कि भाई 1 महीने में हम रिपोर्ट हिमाचल सरकार को वो सौंपे, और हिमाचल सरकार केंद्र सरकार को जो है इसको ट्राइबल क्षेत्र घोषित करने के लिए वो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे। वैसे हर्षी पहले भी गए हैं प्रस्ताव तो, लेकिन कुछ असर क्यों नहीं होता? हालांकि जेन्युइन डिमांड बताई जाती है, लोग लड़ रहे हैं 50 वर्ष से। नहीं, अब ये तो हिमाचल सरकार के करने का नहीं है, ये तो केंद्र सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जब करेगी, जब स्पष्ट बहुमत होगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होना है। और पिछले बहुत अरसे से हिंदुस्तान का कोई भी क्षेत्र जनजातीय घोषित नहीं किया गया, मगर हमने इस मांग को जिंदा रखा है, और समय समय पर हम इसको उठाते रहेंगे। जी, यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम यूं गए और यूं लौटे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो धर्मशाला में एक मैच होते रह गया। अनुराग ठाकुर एचपीसीए के अध्यक्ष रहे, तब उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा मैदान क्रिकेट का बनाया। भाजपा वाले कहते हैं इसीलिए कांग्रेस को जनरल है। नहीं, ये बात नहीं, ये कहना भी गलत है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हर्ष जी, आप हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं, क्या लगता है पार्टी की क्या स्थिति है? कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है। प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, मजबूत है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार और पार्टी में बहुत अच्छा तालमेल है, और पूरा सहयोग पार्टी का सरकार को मिल रहा है। चर्चाएं तो बहुत होती हैं कि मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बीच में सब ठीक नहीं है। नहीं, वो तो आप मीडिया के लोग बनाते हो ना। हम बनाते हैं। हाँ, मीडिया के लोग बनाते, तो आपको खबर चाहिए तो आप वो बना देते हो। और एक पीछे कोर कमेटी की बैठक हुई थी दिल्ली में, अंबिका सोनी की अध्यक्षता में। वहाँ तो एक नेता जो थी वहाँ, उन्होंने ये कह दिया कि प्रदेश कांग्रेस तो सिर्फ राजीव भवन तक ही सीमित है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, कांग्रेस पार्टी सक्रिय है, प्रदेश कांग्रेस का पार्टी सक्रिय है, प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब सरकार होती है तो एक अहम रोल जो है सरकार का होता है, पार्टी का इतना रोल नहीं होता है, मगर फिर भी पार्टी काम कर रही है। लेकिन वोट मांगने तो पार्टी जाएगी ना, कार्यकर्ता जाएंगे। नहीं, तो मुख्यमंत्री हमारे नेता हैं, वीरभद्र सिंह जी हमारे इस प्रदेश के सबसे ऊंचे कद के नेता हैं। पार्टी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के नाम पे और उनके काम पे वोट मांगेगी। और आज पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास हो रहा है, काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभी पिछले दिनों ये भी चर्चा चल रही कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार और संगठन के बीच में बराबर का तालमेल है, आपका दावा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा तालमेल है। तो कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं बनी अभी तक? कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब जरूरत ही नहीं है, अब जरूरत होगी तो बनेगी। और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी गाहे बगाहे दोनों नेताओं में बात होती रहती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा तालमेल है। आपको लगता है कि 2017 के विधानसभा चुनावों में आप रिपीट करने जा रहे हैं? यस, बिल्कुल। किस बिना पे? काम के आधार पे। वहाँ केंद्र में तो नरेंद्र मोदी आ गए। नहीं, नरेंद्र मोदी आए हैं पिछले चुनाव में 2014 में, मगर आपने देखा जिस भी राज्य में चुनाव हुए हैं, चाहे दिल्ली है चाहे बिहार है, बीजेपी गवर्नमेंट का जो ग्राफ है निरंतर गिरता जा रहा है। और जो वायदे मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की जनता से किए थे, चाहे काला धन है, चाहे महंगाई है,
उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर फेल हुई है। आपकी सरकार लोकप्रिय है? बिल्कुल लोकप्रिय। आप धर्मशाला में अभी नगर निगम के चुनाव हुए, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। अभी पंचायती राज के चुनाव हुए, चाहे पंचायत चुनाव है, चाहे जिला परिषद है, चाहे पंचायत समिति के चुनाव है, 70 से 75% इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हुए हैं। तो ये इन चुनाव में हिमाचल की जनता ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में जो काम किया है उस पर अपनी मोहर लगाई है। लोग तो ये भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री अपने ऊपर जो केसेस हैं या अपने परिवार के लोगों के ऊपर केसेस हैं उन्हीं को सुलझाने में लगे हैं, अदालतों में लगे हैं। 3.5 साल से काम कुछ नहीं हो रहा, भाजपा कहती है। नहीं, ये बात भी ठीक है जो आप कह रहे हो कि पिछले 2 सालों में केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के ऊपर केस बनाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। ये जो केस बन रहे हैं, चाहे केंद्र में भाजपा की सरकार बना रही है या पूर्व में जो हिमाचल में भाजपा की सरकार रही प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में, उन्होंने हम जब भी ये सत्ता में आए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को निशाना बनाया है और उनके ऊपर केस किए। मगर वो उन्होंने चुनाव जो ये केस हैं वो चाहे कोर्ट में लड़े हैं, चाहे जनता की दरबार में लड़े हैं और पाक साफ होकर के वो निकले हैं। और इसमें भी वो जो है पाक साफ होकर के निकलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता हैं वर्तमान में, प्रेम कुमार धूमल, भाजपा के लोग या उनके सांसद बेटे अनुराग ठाकुर, दूसरे बेटे अरुण धूमल, वो ये कहते हैं कि वीरभद्र सिंह को केसेस में फंसा रहे हैं झूठे। नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो तो चुनाव कोर्ट में जो लड़ाई लड़ी जाएगी, अगर कोई गलत करता है, कोई फर्जी केस बनाता है, उनके पास न्यायपालिका में जाने का अधिकार है। कोर्ट में कोर्ट साबित करेगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पिछली बार जब भाजपा की सरकार रही, चाहे सागर कत्था कांड है, चाहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से प्रॉपर्टी के संबंधित केस हैं, चाहे सीडी वाला कांड है, वो कोर्ट में उन्होंने लड़ाई लड़ी और पाक साबित हुए। वो ये कहने वाले भी हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार, वीरभद्र सिंह सरकार, केवल और केवल HPCA के साथ ही उलझी पड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये तो मीडिया ने, जो आप मीडिया के लोग हैं, मीडिया को मसाला चाहिए, उन्होंने ये खबरें जो है वो बना करके वो कर देते हैं। ऐसा नहीं है। और क्रिकेट एसोसिएशन, ये हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन में बहुत अनियमितताएं हुई हैं, कई केस हैं उसमें कोर्ट में चले हुए हैं। सरकारी ज़मीनों को लेना, बहुत सस्ते पे लेना, और क्रिकेट एसोसिएशन तो अनुराग धूमल और इनके परिवार ने अपनी जो है निजी संपत्ति बनाई हुई है, ये किसी से छुपी हुई नहीं। तो धर्मशाला में एक मैच होते होते रह गया और अनुराग ठाकुर HPCA के अध्यक्ष रहे, तब उन्होंने वहाँ एक बहुत बड़ा मैदान क्रिकेट का बनाया। भाजपा वाले कहते हैं इसीलिए कांग्रेस को जनरल है। नहीं, ये बात नहीं, ये कहना भी गलत है। हमारा कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस सरकार का क्रिकेट से विरोध नहीं है, मगर जिस तरह से सरकारी ज़मीनों को सस्ते दामों पे हथियाया गया है और वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंगें खड़ी थी उसको जिस तरह से तोड़ा गया है, एक प्रोसेस होता है, अगर उस प्रोसेस को अपनाते और उसका उल्लंघन ना करते तो हमारा विरोध नहीं है। क्रिकेट मैच होने चाहिए, हिमाचल में होने चाहिए क्रिकेट मैच, मगर कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप उसको बाईपास करके करो। अभी पीछे कि भाई कि हमको सिक्योरिटी चाहिए, भाई सिक्योरिटी तो आपको मांगनी तो पड़ेगी, प्रदेश सरकार को लिखना तो पड़ेगा ना। अगर आप प्रदेश सरकार के साथ मीडिया के माध्यम से बात करोगे तो वो चीज़ें होने वाली थोड़ी है कि आप मीडिया को बताने के लिए या प्रदेश सरकार की आलोचना करने के लिए मीडिया के माध्यम से बात करते हो। अगर आपको कुछ सिक्योरिटी चाहिए, कोई और सुविधाएं चाहिए, तो आप मुख्यमंत्री और सरकार से आप आकर के बात करें। ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री के पुत्र विक्रमादित्य सिंह वो बनना चाहते हैं HPCA का अध्यक्ष? नहीं, ऐसा नहीं, इसलिए लड़ाई हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं। देखो, ये तो कहने की बात है। क्रिकेट एसोसिएशन का जो चुनाव कहाँ से बनेंगे? पूरा कब्जा तो इन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन पे अपना कर दिया है। पूरे जो इन्होंने अपने परिवार के, मेरे ख्याल अधिकांश सदस्य जो अपने परिवार के लोग बनाए हुए इन्होंने। तो इन केसेस में फिर मान लीजिए अगर सच भी हो, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने गलती भी की हो, HPCA में भी गड़बड़ हुई हो, तो इतना स्लो मूविंग प्रोसेस क्यों रहता है? आपस में कुछ तालमेल होता रहता है बीच बीच में? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कोर्ट का प्रोसेस है, कोर्ट में प्रोसेस में लंबा समय लगता है। न्यायपालिका का अपना प्रोसेस एक तरीका है, उसमें टाइम लग जाता है, लगता है। चलिए एजेंडे पे आते हैं, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ और हर्ष जी से जानेंगे 2017 के लिए कांग्रेस क्या कर रही है और इनकी समिति, रोजगार सृजन समिति, वो अपना कार्य कैसे निभा रही है। आपकी पार्टी ने
चुनाव से पहले कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, आप दे नहीं रहे। नहीं दे रहे हैं, कौशल विकास भत्ता। कमिटमेंट तो बेरोजगारी भत्ता देने की थी ना। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर्ष जी, विधानसभा के चुनावों के एजेंडे पे आता हूं, लेकिन इससे पहले एक बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, कोई विषय महत्वपूर्ण है। रोजगार सृजन समिति किस तरह कार्य करती है और कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, आपका क्या योगदान रहता है? जो ये रोजगार सृजन समिति है, इसका जो मुझे अध्यक्ष बनाया गया है, हमारा काम इसमें सरकार को सुझाव देना है और विशेष करके कि जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है इसको सरकार कैसे दूर करे। सरकारी क्षेत्र में तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, मगर अब हमको जो सीमित नौकरियां हैं, सीमित नौकरियां हैं और अब हमको जो रोज़गार तलाश करना है वो प्राइवेट क्षेत्र में है। और हिमाचल प्रदेश में, जो हिमाचल प्रदेश एक बहुत खूबसूरत प्रदेश है, पर्यटन को विकसित करने की बहुत आवश्यकता है। पर्यटन के क्षेत्र में रोज़गार बढ़ाए जा सकते हैं, मगर बशर्ते, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सरकारी क्षेत्र में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इसलिए हमको टूरिज़्म में भी जो है प्राइवेट क्षेत्र में प्राइवेट जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनको लाना होगा। नेचर ने तो कभी कोई छोड़ी नहीं है, पर्यटन की दृष्टि से हम में ही कमी है। क्यों नहीं हम ऐसा करते, ऐसी योजनाएं बनाते दूरगामी कि रोज़गार के अवसर भी खुलें और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा हों? मैं आपकी बात से डॉक्टर साहब सहमत हूँ, मगर अभी तक तो हमारी जो सरकार की प्राथमिकता थी, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है, पानी है, ये प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में पहुँचाने की थी। और हम पिछले बहुत अरसे में हम प्रदेश सरकार कामयाबी हुई है। अब हमको जो है वो उद्योग है, टूरिज़्म है, इसकी तरफ सोचने की भी ज़रूरत है। सरकार के पास सीमित साधन है, अगर हमको प्राइवेट सेक्टर को इसमें जोड़ने की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर को हमको लाने की ज़रूरत है। अब उद्योग में भी अगर आप ले लें तो हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहीं तक उद्योग आए हैं, सीमित है, बॉर्डर एरियाज़ में आए हैं। उन उद्योगों को भी जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, कुल्लू है, मंडी है या कांगड़ा के अंदरूनी क्षेत्र है, वहाँ भी हमको उद्योग को लाने की ज़रूरत है और हमको एक उद्योगपति को हमको इंसेंटिव भी देने की ज़रूरत है। नौजवान पढ़ाई करते हैं, सरकारी नौकरियों की तरफ भागते हैं, वो सीमित हैं पहले ही। उद्योग भी कितना है हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं। तो क्यों नहीं एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो फील्ड्स हैं, वहाँ उनको हम प्रेरित करते, उनको प्रोत्साहित करते? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आज कृषि है, उद्यान है, ये भी आज बहुत सारे नौजवान जो हैं वो उन्होंने अपना इसको प्रोफेशन बनाया हुआ है और अच्छी कमाई कर रहे हैं। हम टूरिज़्म की बात कर रहे थे कि क्यों नहीं जाते वर्जन एरियाज में और क्यों नहीं उनको हम खोलते, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। इस विषय में क्या कुछ आप? नहीं, हम कर रहे हैं। हमने प्राइवेट सेक्टर के लोगों से भी बात की है, हम जो सरकारी विभाग है उनसे भी चर्चा कर रहे हैं और आने वाले समय में मैं एक सरकार को अपनी रिपोर्ट कमेटी की तरफ से सबमिट करूँगा और सरकार से उम्मीद करेंगे कि उसको लागू करे और उस पर अमल करे, ताकि जो रोज़गार के साधन हैं, रोज़गार के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बढ़े। एक बात और, आप फिर कहेंगे कि मीडिया जिम्मेदार है, मीडिया करता है। आपकी पार्टी ने चुनाव से पहले कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, आप दे नहीं रहे। नहीं दे रहे हैं, कौशल विकास भत्ता। नहीं, वो दोनों अलग। 1500 रुपये हर नौजवान को जो प्रोफेशनल शिक्षा लेने के लिए सरकार दे रही है। कमिटमेंट तो बेरोजगारी भत्ता देने की थी ना। नहीं, अब सरकार के सीमित साधन हैं। आप देख सकते हैं कि प्रदेश सरकार के जो रिसोर्सेज है, प्लानिंग कमीशन बंद कर दिया है। प्लानिंग कमीशन बंद करने से हिमाचल प्रदेश को लगभग 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है। चलिए राजनीति की तरफ मुड़ते हैं। क्या एजेंडा लेकर आपकी पार्टी, या यूँ कहूँ आपकी सरकार भी साथ में लोगों के पास जाएगी 2017 में? विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। आज आप हिमाचल प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज खुले हैं, नाहन मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज, चंबा मेडिकल कॉलेज, और ना केवल खुले मगर पूर्व की यूपीए सरकार द्वारा 190 करोड़ रुपए इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए दिए गए हैं। आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमारे जिला सिरमौर के धौलाकुआं में आईआईएम खुलने जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं
जो कॉलेजेस तो बहुत सारे कॉलेजेस खुले हैं हिमाचल प्रदेश के, और दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में खुले हैं। और इन कॉलेजेस खुलने से इसमें कोई दो राय नहीं, शिक्षण संस्थान खुले हैं, स्वास्थ्य संस्थान खुले हैं, डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, टीचर्स नहीं है, क्या फ़ायदा? नहीं, ये समस्या कोई हिमाचल में थोड़ी है। डॉक्टर ना होने की समस्या तो इस वक्त पूरे देश में है। ये जो मेडिकल कॉलेज निरंतर खोलने जा रही हैं और जो इनटेक है MBBS स्टूडेंट्स का वो बढ़े ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर्स जाएं। आज ये जो समस्या है ये हर स्टेट को है। पहाड़ी क्षेत्र में बहुत कई प्रकार की समस्याएं हैं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारी जाने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये नेशनल लेवल में है, कोई ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में ही है। और ऐसा भी नहीं है कि भी कांग्रेस की सरकार में ही ऐसी स्थिति हुई है। भाजपा को तो लगता है कि वो सत्ता में आने वाली है और आप कह रहे हैं कि हम सत्ता में आने वाले नहीं, हैं। भाजपा के तो ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, ये तो 2017 में पता लग जाएगा। कांग्रेस के नहीं? नहीं, कांग्रेस तो रिपीट करेगी, आप ये देख लेना। आज बीजेपी में इंटरनल फाइटिंग है। भारतीय जनता पार्टी दो ग्रुपों में बटी हुई है, एक का नेतृत्व धूमल साहब कर रहे हैं, एक का नड्डा साहब कर रहे हैं। आज भाजपा में घमासान है। आपके यहाँ भी तो GS बाली कुछ और बात करते हैं, सुखेंद्र सुक्खू कुछ अपनी बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री हैं ही, कौल सिंह जी वैसे ही नाराज चल रहे हैं क्या? नहीं, देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी में थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है, विचारों का मतभेद होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर हम विचार एक नहीं है या मान लो छोटी मोटी टिप्पणी कोई अखबार में किसी की आ गई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी डिवाइडेड है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में एक है, मजबूत है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दोबारा में सत्ता में आएगी। केंद्र में आपकी पार्टी का नेतृत्व कैसा है और क्या राहुल गांधी भविष्य है कांग्रेस का? बिल्कुल, राहुल गांधी हमारे नेता हैं। आने वाले समय में हिंदुस्तान के वो प्रधानमंत्री होंगे। और हर व्यक्ति के, हर राजनीतिक पार्टी के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। कभी चुनाव हम जीतते हैं, कभी हारते हैं। इस दौर से ख़राब दौर तो 1970 का दौर था, जब श्रीमती इंदिरा गांधी उस वक़्त की प्रधानमंत्री हारी और उस वक़्त का लोग कहा करते थे कि भाई एक कांग्रेसी लाओ 1000 रुपये पाओ। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज हिंदुस्तान के कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं और आने वाले चुनाव में अब आप देखना, चाहे पंजाब है, चाहे उत्तराखंड है, वहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकारें बनेंगी। तो राजनीति में उतार चढ़ाव तो चले रहते हैं। राहुल गांधी को क्या कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए इस समय? ये उचित समय है? अब ये मेरे विषय नहीं है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर जब उचित समय आएगा तो उस वक्त राहुल गांधी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। हर्ष जी, आपने ETV के साथ खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने एंडेवर्स में कामयाब हों और जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने आपको दी है, रोज़गार मुहैया कैसे हो, सृजन कैसे हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। युवाओं में अनरेस्ट भी इसी वजह से होता है। नए आयाम खोले उनके लिए हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं और वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ETV का मुझे ये मौका दिया। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ETV न्यूज़।